क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ बिखर जाता है तो भी आशा की एक छोटी सी चिंगारी जलती रहती है? यही वो मार्मिक सवाल है जो J.R.R. टोल्किन के महाकाव्य द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बुक 2 द टू टावर्स के मूल में है। इस वीडियो में हम इस गहन मध्य भाग की गहराई में उतरने वाले हैं, जहां फेलोशिप टूट जाती है और मिडिल अर्थ का भाग्य दांव पर लग जाता है। द टू टावर्स J.R.R. टोल्किन की महान कृति द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का दूसरा खंड है, जिसे मूल रूप से 1954 में प्रकाशित किया गया था। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, टोल्किन की ये ट्रिलॉजी आधुनिक हाई फैंटेसी की आधारशिला है, जिसने साहित्य और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। शीर्षक द टू टावर्स स्वयं में एक रहस्य है और टोल्किन ने स्वयं इसकी कभी निश्चित रूप से पहचान नहीं की। हालांकि आमतौर पर यह माना जाता है कि ये दो विरोधी शक्तियों के टावरों को संदर्भित करता है जो मिडिल अर्थ पर प्रभुत्व के लिए लड़ रहे हैं। और थैंक जादूगर साउरमान का गढ़ और बराड-डूर डार्क लॉर्ड साउरमान का गढ़, ये टावर न केवल भौतिक संरचनाएं हैं बल्कि प्रतिद्वंदी विचारधाराओं और विनाशकारी शक्ति की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक भी। ये पुस्तक प्रथम विश्व युद्ध के टोल्किन के अनुभवों और प्राचीन यूरोपीय माइथोलॉजी के, विशेष रूप से नॉर्स और एंग्लो सैक्सन गाथाओं के प्रति उनके प्रेम से गहराई से प्रभावित है। द टू टावर्स में युद्ध की तीव्रता और नैतिकता की अस्पष्टता विशेष रूप से स्पष्ट हो जाती है, जो हमें इतिहास के सबसे गहरे संघर्षों की याद दिलाती है। द टू टावर्स एक विभाजित कथा है जो एक साथ दो मुख्य कथानकों को आगे बढ़ाती है। प्रत्येक मिडिल अर्थ के भाग्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये संरचना फेलोशिप के टूटने को दर्शाती है और कैसे प्रत्येक नायक अपनी यात्रा में परिपक्व होता है। पार्ट 1 द ट्रीजन ऑफ आइजनगार्ड। पहला भाग फेलोशिप के विखंडन के ठीक बाद शुरू होता है, जैसा कि हमने द फेलोशिप ऑफ द रिंग के अंत में देखा था। फ्रोडो और सैम अकेले मॉर्डोर की ओर बढ़ रहे हैं, वन रिंग को नष्ट करने के लिए। इस बीच शेष फेलोशिप पर ऑक्स का हमला होता है, जो मैरी और पिपिन को पकड़ लेते हैं। इस हमले के दौरान बोरोमिर वीरता से लड़ता हुआ मारा जाता है, जो रिंग के प्रति उसके पूर्व प्रलोभन के बावजूद उसकी अंतिम वफादारी को दर्शाता है। उसकी मृत्यु फेलोशिप के पूर्ण विघटन का एक मार्मिक क्षण है। बोरोमिर गोंडोर के एक महान योद्धा के रूप में रिंग की शक्ति के प्रति प्रलोभन में गिर गया था, लेकिन अपने अंतिम क्षणों में उसने अपने दोस्तों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। ये दर्शाता है कि सबसे अच्छे लोग भी रिंग के प्रभाव से अछूते नहीं हैं, लेकिन अंतिम विकल्प मायने रखते हैं। बोरोमिर के निधन और हॉबिट्स के अपहरण के साथ बचे हुए 3 सदस्य एरागॉन, लेगोलास और गिमली एक नए उद्देश्य के साथ एकजुट होते हैं। वे ऑक्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जो मैरी और पिपिन को जादूगर सारूमान के गढ़ आइजनगार्ड ले जा रहे हैं। ये पीछा इस खंड का मुख्य आकर्षण है, जो तीनों की सहनशीलता और निस्वार्थ भक्ति को दर्शाता है। एरागॉन गोंडोर के सिंहासन का सही उत्तराधिकारी यहाँ एक सक्षम नेता और योद्धा के रूप में अपनी भूमिका निभाना शुरू करता है। वो अपने जन्मसिद्ध अधिकार के बावजूद एक विनम्र रेंजर के रूप में कार्य करता है, जो उसके चरित्र की गहराई को दर्शाता है। लेगोलास एक कुशल एल्फ धनुर्धर और गिमली एक मजबूत ड्वार्फ योद्धा अपने जातीय मतभेदों को एक मजबूत दोस्ती में बदलने लगते हैं, जो मिडिल अर्थ में विभिन्न जातियों के बीच संभावित एकता का प्रतीक है और ये दिखाता है कि कैसे पुराने पूर्वाग्रहों को एक साझा उद्देश्य के लिए दूर किया जा सकता है। उनकी अथक यात्रा उन्हें रोहन के विशाल घास के मैदानों में ले जाती है, घोड़ों के लोगों का राज्य। रोहन अपनी घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है और साउरोन के खिलाफ मिडिल अर्थ के प्रतिरोध में एक महत्वपूर्ण गढ़ है। यहाँ भी इयोमेर से मिलते हैं, जो रोहन के तीसरे मार्शल हैं, जो उन्हें सारूमान के ऑक्स द्वारा रोहन पर किए गए हमलों के बारे में बताते हैं। वे रोहन के राजा थियोडन का परिचय देते हैं, जो सारूमान के धोखे और अपने धूर्त सलाहकार ग्रीमा वर्मटंग के प्रभाव में कमजोर हो गया है। वर्मटंग वास्तव में सारूमान का एक जासूस है, जिसने राजा को शक्तिहीन बना दिया है और उसके निर्णयों पर बुरा प्रभाव डाला है। गैंडाल्फ द ग्रे, जिसे मोरिया में बैलरॉक के साथ गिरते हुए देखा गया था, रहस्यमयी तरीके से गैंडाल्फ द वाइट के रूप में लौटता है। वो अब और भी ज्यादा शक्तिशाली और प्रबुद्ध है, एक पुनर्जीवित शक्ति का प्रतीक है जो मिडिल अर्थ के लिए आशा लाता है। गैंडाल्फ थियोडन को वर्मटंग के भ्रष्ट प्रभाव से मुक्त करता है, राजा के मन और आत्मा को बहाल करता है। थियोडन अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करता है और अपने लोगों को युद्ध के लिए तैयार करता है। इस दौरान हम थियोडन के बहादुर भतीजे इयोमेर और उसकी शक्तिशाली भतीजी इयोविन से भी मिलते हैं, जो एक मजबूत इरादे वाली महिला योद्धा है, जो बाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और अपनी इच्छा शक्ति से बाधाओं को चुनौती देगी।
इओविन विशेष रूप से एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करती है जो पति सत्तात्मक समाज की अपेक्षाओं को धता बताती है। गैंडाल्फ के मार्गदर्शन में रोहन युद्ध के लिए तैयार होता है। मैरी और पिपिन ऑक्स के चंगुल से बचकर फैंगॉन फॉरेस्ट में एंशिएंट सेंटिएंट ट्रीज इंस के विशाल और शक्तिशाली प्राणियों से मिलते हैं। इंस विशेष रूप से उनके नेता ट्री बर्ड प्रकृति की प्राचीन शक्ति और उसकी धीमी विचारशील न्याय का प्रतीक है। हॉबिट्स उन्हें साउरुमान के आइजनगार्ड के जंगलों के विनाश के बारे में बताते हैं, जो इंस के बीच गहरी जड़ें जमा चुके क्रोध को भड़काता है। इंस अपनी धीमी गति और धैर्य के लिए जाने जाते हैं। सारुमान के विश्वासघात से क्रोधित होकर उसके गढ़ पर आक्रमण करने के लिए जागृत होते हैं। इंस का मार्च एक अविश्वसनीय दृश्य है जो प्रकृति के प्रतिशोध की शक्ति को दर्शाता है जब उसे उत्तेजित किया जाता है। वे आइजनगार्ड में सारुमान की रक्षात्मक दीवारों को तोड़ देते हैं, जिससे उसका गढ़ नष्ट हो जाता है और उसकी सेना का घेराव हो जाता है। इस बीच रोहन की सेना हेल्म्स डीप की ओर बढ़ती है, जो एक प्राचीन किलेबंदी है जो ऑक्स की एक विशाल सेना के खिलाफ एक हताशाजनक अंतिम बचाव का प्रतिनिधित्व करती है। हेल्म्स डीप की लड़ाई इस भाग की परिणति है जो मिडल अर्थ में युद्ध के बढ़ते पैमाने को दर्शाती है। ये एक भयानक और विस्तारित संघर्ष है जो एरागॉन, लेगोलास और गिमली के युद्ध कौशल और रोहन के लोगों के अटूट कौशल को उजागर करता है। रोहन के सैनिक गॉन्डोर के कुछ शेष योद्धाओं, जिसमें एरागॉन भी शामिल है, के साथ ऑक्स के अथक हमलों के खिलाफ एक पतली लाल रेखा बनाते हैं। रात भर की भीषण लड़ाई के बाद जब रोहन की हार निश्चित लगती है, तब गैंडोल्फ और एर्कनब्रैंड की घुड़सवार सेनाओं के अप्रत्याशित आगमन और इंस द्वारा आइजनगार्ड पर हमले की खबर युद्ध का रुख मोड़ देती है, जिससे रोहन को एक कठिन विजय मिलती है। ये खंड अंधेरे के सामने लचीलेपन, विश्वासघात के परिणामों और अप्रत्याशित सहयोगियों की शक्ति के विषयों पर केंद्रित है। हेल्म्स डीप की लड़ाई मिडल अर्थ के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विजय है जो साउरन की अप्रतिरोधी शक्ति की धारणा को चुनौती देती है। पार्ट 2 द रिंग गोज ईस्ट। ये भाग फ्रोडो और सैम की गुप्त और कठिन यात्रा का अनुसरण करता है, क्योंकि वे मॉर्डोर की ओर बढ़ते हैं। वे रिंग की विनाशकारी शक्ति और इसके सतत प्रभाव से लगातार जूझते रहते हैं। रिंग का भार फ्रोडो पर शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से भारी पड़ता है, और सैम की अटूट वफादारी और व्यवहारिकता ही उसे चलते रहने में मदद करती है। रिंग फ्रोडो को कमजोर और पैरानॉइड बनाता है, जिसे रिंग का कब्जा उसे गोलम के भाग्य की ओर धकेलता हुआ प्रतीत होता है। फ्रोडो का चरित्र रिंग के बढ़ते भ्रष्ट प्रभाव के तहत तनाव और पीड़ा में दिखाया गया है, जो उसके संघर्ष को और अधिक मार्मिक बनाता है। उन्हें जल्द ही एक अप्रत्याशित साथी मिलता है, गोलम, रिंग का पूर्व मालिक, जो इसके प्रभाव से बुरी तरह विकृत हो गया है। गोलम, जिसे फ्रोडो और सैम एक नदी के किनारे पकड़ते हैं, रिंग को माय प्रेशियस कहता है और फ्रोडो को मॉर्डोर के गुप्त रास्तों से ले जाने का वादा करता है, लेकिन उसकी अपनी कपटी योजनाएं हैं, जिसमें रिंग को वापस लेना भी शामिल है। गोलम रिंग के प्रति अपनी तीव्र लालसा और अपने दोहरे व्यक्तित्व के साथ एक मनोरम और भयावह उपस्थिति है। गोलम एक जटिल और दुखद चरित्र है जो रिंग की भ्रष्ट शक्ति का एक जीवित उदाहरण है। वह फ्रोडो के लिए एक चेतावनी और एक संभावित खतरा दोनों के रूप में कार्य करता है। फ्रोडो गोलम के प्रति दया दिखाता है, ये जानते हुए कि वह भी रिंग के प्रभाव में आ सकता है, एक ऐसा कार्य जो कहानी के अंत में महत्वपूर्ण साबित होगा और फ्रोडो के चरित्र की दयालुता को उजागर करेगा। सैम हालांकि गोलम पर कभी भरोसा नहीं करता है और उसकी वफादारी और व्यवहारिकता फ्रोडो को कई बार बचाती है, जो की शक्ति का प्रतीक है और ये दर्शाता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण परिस्थितियों में नायक बन सकता है। उनकी यात्रा उन्हें गोंडोर के दक्षिणी गढ़ों की ओर ले जाती है, जहां वे फेरोमेर से मिलते हैं, बोरोमेर का छोटा भाई और गोंडोर के स्टीवर्ट डेनेथोर का बेटा। फेरोमेर अपने भाई की तुलना में रिंग के प्रति एक अलग दृष्टिकोण दिखाता है। वह इसे हथियार के रूप में उपयोग करने के बजाय इसके भ्रष्ट प्रभाव को पहचानता है और इसे नष्ट करने के महत्व को समझता है। वह फ्रोडो और सैम को सहायता प्रदान करता है और उन्हें आगे बढ़ने देता है, जिससे गोंडोर के महान लोगों के भीतर न्याय और बुद्धिमत्ता की उपस्थिति का पता चलता है, भले ही वे युद्ध से घिरे हों। फेरोमेर का चरित्र रिंग के सामने नैतिक शक्ति और लालच को नकारने की क्षमता का प्रतीक है, जो बोरोमेर के विपरीत है। ये खंड रिंग के बोझ की तीव्रता पर जोर देता है, फ्रोडो के बढ़ते तनाव और रिंग के मन को मोड़ने की क्षमता को दर्शाता है। गोलम की उपस्थिति फ्रोडो के लिए एक मानसिक युद्ध पैदा करती है, जो उसे रिंग के अंधेर मार्ग पर खींचने की धमकी देती है। फ्रोडो और सैम भयानक मृत दलदलों से होकर गुजरते हैं, जो युद्ध के भयावह अवशेषों से भरा है, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका देता है। वे मॉर्डोर की सीमा के करीब पहुंचते ही सौरॉन की बढ़ती शक्ति का दबाव महसूस करते हैं। ये अनुच्छेद प्रलोभन, वफादारी, संदेह और व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता के विषयों पर प्रकाश डालता है।
अंततः गोलम उन्हें सिरिथ हुंगार के गुप्त मार्ग पर ले जाता है, जो मॉर्डोर में एक खतरनाक मार्ग है, जहां फ्रोडो को शिलोब एक भयावह और मकड़ी के जाल में फंसा देता है। सैम वीरता से शिलोब से लड़ता है, उसे भगाता है, लेकिन फ्रोडो को मृत मान लिया जाता है और ऑर्क्स द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। इस क्लिफहैंगर के साथ पुस्तक समाप्त होती है, जिससे पाठक आगामी खतरों और फ्रोडो के भाग्य के लिए बेचैन हो जाते हैं और उत्सुक रहते हैं कि आगे क्या होगा। द टू टावर्स केवल एक पुल नहीं है जो शुरुआत और अंत को जोड़ता है। ये मिडिल अर्थ में संघर्ष और परिवर्तन का एक निर्णायक बिंदु है। ये हमें सिखाता है कि युद्ध के सबसे अंधेरे घंटों में भी उम्मीद तब भी पाई जा सकती है जब लोग न्याय के लिए एक साथ खड़े हों। ये दोस्ती, बलिदान और व्यक्तिगत नैतिक विकल्पों की शक्ति की थीमों को पुष्ट करता है, जो नियति के पाठ्यक्रम को बदल सकते हैं। इसकी स्थायी विरासत लचीलापन और अच्छे और बुरे के बीच निरंतर संघर्ष पर इसके शक्तिशाली ध्यान विनिहित है। द टू टावर्स में आपका सबसे यादगार पल क्या था? हेल्म्स डीप की लड़ाई या फ्रोडो और सैम की गोलम के साथ कठिन यात्रा? हमें टिप्पणियों में बताएं और मिडिल अर्थ की यात्रा जारी रखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें।